दिन महीने गुजरते गए, जिंदगी अपनी चाल में चली जा रही थी। उस दिन सुबह संतोष ने जगते ही देखा कि मनोहर के साथ मिस्ड कॉल थे। हेलो, गुड मॉर्निंग मनोहर भाई। क्या बात है, इतना कॉल? अरे कहाँ थे आप संतोष जी? महाराज, हम इसलिए कॉल कर रहे थे कि आज राय साहब का बर्थडे है। पहले बधाई दे दीजिए और शाम को पार्टी है, मनोहर ने सदा की तरह चहकते हुए कहा। अरे कितना पार्टी खाइएगा हो मनोहर जी, हमें रहने दीजिए, हम फ़ोन पर बधाई दे देते हैं, संतोष ने कहा। दिमाग ख़राब है आपका क्या? अरे आपके और हमारे बिना राय साहब का पार्टी कैसे हो सकता है? उस बुढ़वा का और कौन है हमारे और आपके सिवा? आप चुपचाप तैयार होकर सीधे बतराइए, हमें पहले चलकर तैयारी करना है, मनोहर ने पूरे अधिकार के साथ कहा। संतोष के मन पर मनोहर के भावपूर्ण उद्गार का असर होना स्वाभाविक था। उसने हाँ कर दी। मुखर्जी नगर के इलाके में विद्यार्थियों के बीच जन्मदिन मनाना सबसे लोकप्रिय इवेंट था। वैसे छात्र जिन्होंने मैट्रिक का फॉर्म भरने के बाद कभी अपने जन्म की तिथि पर ध्यान तक नहीं दिया, वे भी यहाँ बड़े तामझाम के साथ अपना जन्मदिन मनाते थे। कई कोचिंग में तो विद्यार्थी आपस में चंदा उठा अपने अपने टीचर की जयंती भी मनाते थे। यहाँ इतने इतने उम्र के आदमी जो विद्यार्थी के रूप में सालों साल से तैयारी में लगे हुए थे, जिनका जन्मदिन उनके घर वाले कब का भूल चुके थे, वे भी याद कर अपने मित्रों को उकसाकर अपना जन्मदिन मनवाते थे। आज राज साहब ने लगभग वही किया था। सुबह होते ही मनोहर को फ़ोन कर कहा, आज मन बहुत उदास और तन्हा लग रहा है। पूछने पर बताया कि आज उनका जन्मदिन है, आज बड़ा अकेलापन लग रहा है। घर पर होता तो कितना लाड दुलार मिलता। इतना सुनना था कि मनोहर ने कहा, हम लोग हैं ना आपके साथ, शाम को पार्टी होगी। और मनोहर इवेंट मैनेजमेंट में जुट गया था। यहाँ पर जन्मदिन मनाने में उसके पूरे रूल रेगुलेशन का अनुशासन के साथ पालन किया जाता था। मसलन कमरे को बैलून से सजाना, बर्थडे बॉय को टोपी पहना कर तैयार करना, केक काटना, एक दूसरे को हाथ से केक खिलाना, गाल पर केक लगाना, उपहार लाना, गुलदस्ते लाना इत्यादि। मनोहर राय साहब के बर्थडे को लेकर बहुत उत्साहित था, क्योंकि आज अपने जन्मदिवस जैसे महान अवसर पर राय साहब ने उसे अपना समझकर उससे अपना एकाकीपन साझा किया था। शायद राय साहब उसकी प्रबंधन क्षमता को जानते थे। मनोहर को याद आ रहा था कि एक बार जब वह मोतिहारी में था, तब उसके जन्मदिन के अवसर पर माँ ने सत्यनारायण प्रभु की कथा करवाई थी। उसी दिन उसके मैट्रिक का रिजल्ट आया था और मनोहर पास भी कर गया था। यद्यपि वह इस बात को लेकर अभी तक स्पष्ट नहीं था कि वो कथा क्या उसके जन्मदिन के कारण करवाई गई थी या फिर मैट्रिक पास होने के कारण। फिर दिल्ली आकर ही मनोहर ने अपना प्रॉपर तरीके से जन्मदिन मनाया था। मनोहर बत्रा पहुंच संतोष का इंतज़ार कर रहा था। मनोहर राज साहब के लिए अपने कमरे से एक बैग में गमकौआ साबुन, डियो, परफ्यूम, हेयर जेल, बॉडी लोशन इत्यादि इस तरह लेकर निकला था जैसे एक ब्यूटी पार्लर वाली शादी के लिए नई दुल्हन सजाने जा रही हो। असल में राय साहब इस तरह के सौंदर्य प्रसाधनों से हमेशा दूर ही रहे थे। अब एक दिन के लिए इतने प्रोडक्ट को खरीदना ना उचित था, ना संभव। सो मनोहर ने खुद अपनी पहल करते हुए ये सारा सामान अपने बैग में रख लिया था। राय साहब को तो बस आज भर ही प्रयोग में लाना था, वो भी खुद मनोहर ने जिद की थी। संतोष के पहुंचते ही दोनों नेहरू विहार की ओर निकले। राय साहब कमरे को धोने पोंछने में व्यस्त थे। मनोहर ने कमरे में घुसते ही राय साहब को साबुन दिया और नहाकर आने को कहा। संतोष ने पहले गले मिल बड़ी आत्मीयता से जन्मदिन की बधाई दी। राय साहब ने चाय चढ़ा दी। आज बहुत दिन बाद चूल्हा जला था राय साहब के आशियाने में। चाय पीने के बाद नहाने जाने से पहले राय साहब ने मेहमानों की लिस्ट पर मनोहर और संतोष से विमर्श किया। राय साहब की इच्छा थी कि कोई महिला मित्र भी अगर आमंत्रित हो जाए तो एक सार्थक जन्मदिन हो जाए यह जीवन का। मनोहर ने दिलासा देते हुए कहा कि वह कोशिश करेगा। चूँकि अब महिला मित्र को भी बुलाना था, इस कारण अन्य मेहमानों के नाम पर बड़ी सावधानी से विचार किया जा रहा था कि कोई बदतमीज मिजाज का लड़का आमंत्रित ना हो जाए, भले वह कितना भी करीबी मित्र हो। अंत में तय हुआ कि कुछ चुनिंदा मित्रों को ही बुलाया जाए। राय साहब ने एक बार गुरु के नाम पर न बुलाने की चर्चा करनी चाहिए, पर संतोष और मनोहर का रुख देखते हुए चुप हो गए। असल में गुरु के आने से महिला मित्र की नहीं बल्कि खुद राय साहब को अपनी फजीहत का डर लगा था। नए मेहमानों में केवल एक क्रिश्चियन कॉलोनी में रह रहे जावेद खान को आमंत्रित किया गया था। बाकी सब पुराने ही चेहरे थे जो सदा पार्टीखोरी करते थे। महिला मित्र लाने की जिम्मेदारी मनोहर को सौंप दी गई। इसके बाद अब खाने पीने के मेन्यू पर बात हुई।
ये सब होते काफ़ी वक्त निकल गया था। राय साहब नहाना छोड़ पहले उन सब के साथ खरीदारी कराए। अब शाम होने को थी। राय साहब झट तौलिया लपेट बाथरूम की तरफ गए। कमरे की अपनी स्वाभाविक गंध साबुन की खुशबू से लड़ रही थी। राय साहब के कमरे की नैसर्गिक महक के साथ साबुन की गमक मिलने से एक अजबे टाइप की तीसरी खुशबू का इजाद हो गया था। राय साहब साबुन इस तरह मलमल नहा रहे थे जैसे कोई दुल्हन उपटन लगाकर नहाती है। इधर मनोहर ने फ़ोन पर बात कर महिला मित्र का आना तय कर लिया था। केवल एक की ही हाँ हो पाई थी। राय साहब के बाथरूम से निकलते ही मनोहर बाथरूम को देखने गया। राय साहब, ये इतना गंदा बाथरूम कैसा महक रहा है? ऐसे में आप महिला मित्र का निमंत्रण दिलवा दिए। अगर बाथरूम चली गई तो दुर्गंध से मर जाएगी, मनोहर ने नाक बंद कर कहा। राय साहब ने तुरंत 50 का नोट निकाल संतोष को फिनाइल और हार्पिक क्लीन की शीशी लाने को कहा। राय साहब बाथरूम साफ करने घुसे। अब बाहर आने के बाद साबुन की गमक खत्म हो गई थी और राय साहब फिनाइल जैसा महक रहे थे। मनोहर ने उन्हें फिर से नहाकर आने को कहा और जो साबुन उसने पोंछकर बैग में डाल दिया था उसे फिर से निकाल कर दिया। 4 महीने में यह केवल 5वां मौका था जब राय साहब साबुन लगाकर नहा रहे थे। उसमें भी 2 बार तो आज ही नहा लिया था। वैसे वे हमेशा मुल्तानी मिट्टी और बेसन ही बॉडी में लगाकर नहाने के आदी थे। मनोहर कमरे के कोने कोने की सफाई और अन्य अव्यवस्थाओं पर बिल्कुल इस तरह ध्यान दे रहा था जैसे अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी वाले अपने राष्ट्रपति की यात्रा के पहले मुआयना करते हैं। आखिर महिला मित्र आने वाली थी, कमरा ठीक करना ही था। थोड़ी देर में भरत और विमलेंदु पहुंच गए। रुस्तम को भी फ़ोन किया गया था। गुरु ने थोड़ा विलंब से ही आने को कहा था क्योंकि उसे शाम में किसी से मिलने जाना था। उपस्थित सभी मित्र रंग बिरंगे बैलून से कमरा सजाने लगे। मनोहर ने बिना अंडा वाला केक लाकर पहले ही रख दिया था। उसमें केवल राय साहब का नाम लिखवाया था, उम्र नहीं। तभी जावेद खान आ पहुंचा। वह पहले से सभी मित्रों से परिचित ही था, बस कभी संतोष और भरत से नहीं मिला था। सबसे पहले संतोष ने नमस्ते किया, फिर राय साहब ने उसका परिचय भरत से कराया। भरत ने आगे बढ़कर जावेद से हाथ मिलाया। जावेद हाथ में हुए दर्द से कराह उठा। उसे लगा जैसे उसका पंजा मगरमच्छ के मुंह में चला गया हो। भरत ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया था। असल में यहाँ अक्सर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस भी चला करती थीं, जहाँ अपने व्यक्तित्व को निखारने के तरीके सिखाए जाते थे। उन्हीं तरीकों में से एक जो सबसे लोकप्रिय तरीका था वह था किसी से हाथ मिलाते वक्त उसके पंजों को जी जान से दबा देना। भले जावेद यह दर्द सहन न कर पाया, पर भरत ने बस उसी तरीके से हाथ भर मिलाया था जो उसने सीखा था। कुछ पल ही बीते थे कि रुस्तम भी पधार चुके थे। रुस्तम अपने साथ एक बड़ा सा गुलदस्ता लाए थे जो उसके पीछे खड़े उसके साथ आए एक पतले दुबले लड़के के हाथ में था। रुस्तम ने घुसते ही राय साहब को गले लगाया और लड़के के हाथ से गुलदस्ता ले राय साहब के हाथ में रख दिया। राय साहब पहली बार इतने रंग बिरंगे फूलों के बीच में थे। राय साहब को मनोहर और संतोष ने पूरे आधे घंटे की मेहनत से तैयार किया था। पहले उनके बदन पर एक लेयर डिओड्रेंट की चढ़ाई, फिर शर्ट पहना, उस पर परफ्यूम की लेयर चढ़ाई। शर्ट की ऊपरी जेब में गुलाब लगाया। जावेद खान अपने साथ बर्थडे वाली टोपी ले आया था, उसे भी पहनाया गया। राय साहब को जब टोपी पहनाई गई तो लगा कि राज तिलक के बाद मगध के सम्राट को मुकुट पहनाया जा रहा है। क्रीम पाउडर से सनी हुई शर्ट पैंट पहने और बेल्ट लगाए राय साहब की मासूमियत और चेहरे पर एक निश्चल बालक वाला भाव देख सच ही कोई भी कह सकता था कि बुढ़ापा आदमी का अंतिम बचपन है। चलिए, कितने बजे कटेगा केक? और किसी का आना बाकी है क्या? रुस्तम ने पूछा। हाँ, गुरु भाई को आ जाने दीजिए। इतना हड़बड़ी क्या है? मनोहर ने कहा। हाँ, वेट कर लेते हैं, राय साहब ने तुरंत कहा। असल में राय साहब को गुरु नहीं बल्कि उस महिला मित्र का इंतज़ार था जिसका आना मनोहर ने तय कर रखा था। यार, मुझे थोड़ा जल्दी निकलना होगा, 1-2 और बर्थडे अटेंड करना है, रुस्तम ने अपना खास महत्व स्थापित करते हुए कहा। अरे, गुरु कहीं पी के भूल गया होगा, रुस्तम ने गुरु के बारे में बड़ी बेअदबी से कहा। हाँ, तो बिना केक कटे होगी पार्टी? केक तो तभी कटेगा जब गुरु भाई आ जाएंगे, संतोष ने बिना एक पल गंवाए कहा। संतोष को रुस्तम का गुरु के बारे में इस तरह कहना बहुत बुरा लगा था। एक तो रुस्तम के साथ उसका पहला अनुभव भी खराब रहा था। रुस्तम संतोष को देखते ही पहचान गया था, साथ ही अभी कही गई बात के असर का तेवर भी। रुस्तम ने डिफेंसिव होकर खेलना ठीक समझा। यहाँ अक्सर पुराने सीनियर नए जूनियर के जोश से परहेज करते थे।
कि कब कौन सा चेला चोला उतार फेंक क्रांति की घोषणा कर दे, कुछ नहीं पता। अरे राय साहब, ये तो वही लड़का है ना? क्या भाई, रूम मिला कि नहीं? रुस्तम ने चेहरे पर ज़बरदस्त मुस्कान लाते हुए कहा। संतोष ने मन ही मन सोचा, साले तो क्या अभी तक सड़क पर रह रहा हूँ। हाँ, ये वही संतोष जी हैं, अब तो तैयारी भी मस्त चल रहा है, राय साहब ने कहा। राय साहब की नज़र लगातार मनोहर के फ़ोन और दरवाजे पर लगी हुई थी कि बस कब उस अज्ञात बाला का फ़ोन आए और दरवाजे से वह प्रवेश करे। तभी सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आहट हुई। राय साहब का दिल धड़का। दिल सही ही धड़का था। वह गुरु था। गुरु ने आते ही एक बड़ी सी मैजिक मोमेंट की बोतल राय साहब के हाथ में देते हुए उन्हें जन्मदिवस की बधाई दी। फिर एक नज़र सबकी तरफ देखा। रुस्तम पर नज़र जाते ही कहा, लो तुम भी आए हो? आज तो राय साहब वीआईपी हो गए बे, नेता आया है इनके जन्मदिन पर, कहकर गुरु हंसा। सबने साथ में ठहाका लगाया। अरे अब आप जो कहिए गुरु भाई, आपके भाई हैं, जैसा समझिए, रुस्तम ने कहा। लगा ही नहीं कि यह वही रुस्तम है जो अभी कुछ देर पहले बोल रहा था। रुस्तम ने गुरु का तेवर देख निकलना ही बेहतर समझा। अच्छा बंधुओं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे निकलना होगा। आप लोग एंजॉय करें, सबको शुभ रात्रि, कहकर वह अपने दुबले पतले चेले के साथ निकल गया। अभी रुस्तम के पांव दरवाजे के बाहर ही पड़े थे कि मनोहर के फ़ोन पर रिंगटोन बजा। मैं नेहरू विहार के नाले के पास हूँ, कहाँ आना है? उधर से आवाज़ आई। हाँ बस रुको, मैं तुम्हें वहीं लेने आता हूँ, बोलकर मनोहर सीढ़ियों से उतरने लगा। साथ संतोष भी हो लिया। रास्ते में संतोष को ध्यान आया कि वह कपड़े भी नहीं बदल पाया। नाले के पास खड़ी उस सजी सवरी लड़की ने संतोष को देखते ही कहा, हेलो सैंटी जी, कैसे हो? अरे पायल जी आप? लीजिए, मुझे मनोहर ने बताया भी नहीं। संतोष ने खुशी और आश्चर्य के मिले जुले भाव से कहा। बताइए, मुझे भी इसने कहाँ बताया कि कहाँ जाना है, कौन कौन है? पायल ने मनोहर की तरफ इशारा करते हुए कहा। विदिशा जी नहीं आई? संतोष ने अपने मतलब का सवाल किया। नहीं, उसने मना कर दिया, कह दिया अनजान लड़कों की पार्टी में नहीं जाऊंगी। अरे जब आएगी तभी तो जान पहचान बनेगी ना, पायल ने कहा। बात करते करते तीनों अब मकान की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। इधर राय साहब ने दारू और बियर की बोतल झट से छुपा दी। गुरु ने सिगरेट फेंक डिब्बे को जेब में डाल लिया था। जावेद ने झट से बेड की चादर को सीधा किया और विमलेंदु केक को लेकर कमरे के बीच एक टेबल पर रखे उसमें मोमबत्ती लगाने लगा। हालांकि केक में बस एक ही मोटी सी मोमबत्ती रखी गई थी, क्योंकि उम्र के हिसाब से मोमबत्ती सजाते तो केक छोटा भी पड़ सकता था। सीढ़ियाँ चढ़कर पायल का दम फूल चुका था। कमरे के अंदर घुसते ही पायल ने सबको हाय कहा। मनोहर ने झट से सबसे पहला परिचय दिन भर के बेचैन बर्थडे राय साहब से करवाया। यही है हमारे राय साहब, इन्हीं का आज बर्थडे है, मनोहर ने कहा। जी कृपा शंकर नाम है मेरा, राय साहब तपाक से बोले। राय साहब ने सालों बाद अपना पूरा नाम इस तरह किसी को बताया था। इसके पहले एक बार संतोष के साथ मोहिनी को भी पूरा नाम बताया था उन्होंने। हैप्पी बर्थडे कृपा, मस्ती में रहो यार, पायल ने हाथ मिलाते हुए कहा और बैग से एक चॉकलेट और पीले गुलाब का फूल निकाल कर दिया। हाथ मिलाते ही जैसे राय साहब मतवाला हो गए थे। शरीर में कंपन और आंखों में झिलमिल सा दिखने लगा था। पायल ने जैसे उन्हें एक झटके में बूढ़े से जवान कर दिया था। राय साहब बोल बोल कर उनके साथियों ने उन्हें वक्त से पहले प्रौढ़ कर दिया था। पायल के मुंह से कृपा सुन राय साहब इतने गुदगुदा गए थे कि दिल तो सुबह से ही बच्चा था और अभी बस वे यही सोच रहे थे कि दिमाग भी बच्चा हो जाए और बिना सोचे समझे जाकर उछल पायल की गोद में लटक जाएं। वे 4 वर्षीय बालक की भांति उसके गले से लिपट खेलना चाहते थे। खैर अगले क्षण केक काटने की पहल करते हुए गुरु ने राय साहब का ध्यान तोड़ा। राय साहब हाथ में चाकू लेकर ऐसे खड़े थे जैसे कोई धार्मिक आदमी मंदिर में श्रद्धा से अगरबत्ती लेकर खड़ा रहता है। दाएं हाथ में चाकू और बाएं हाथ को दाएं हाथ के बाँह से छुए, पैर से चप्पल उतार उन्होंने जैसे ही केक काटा, मनोहर ने मोबाइल पर गाना लगा दिया। केक काटते ही सबसे पहला टुकड़ा राय साहब ने पायल को अपने हाथों से खिलाया। पायल ने भी केक उठाकर राय साहब के गाल पर घस दिया। राय साहब को इतना आराम फील हुआ जैसे 4 वर्षीय बच्चे को तेल मालिश के बाद होता है। मनोहर को पायल का यहाँ इतना खुलना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वह जान रहा था कि अगर वह खुल गई तो फिर कोई लाल सिग्नल उसे रोक नहीं सकता था। सब ने केक खाया और नाश्ते के प्लेट सर्व किए गए। सब गोल घेरा बनाकर बैठ गए। इतने में गुरु ने जावेद से कुछ सुनाने की फरमाइश की। जावेद बहुत अच्छा गाता था।
और बिहार की कला लोक संस्कृति पर उसकी पकड़ बड़ी गहरी थी। विदेशिया, छठ के गीत, विवाह संस्कार के गीत, धोबिया, जैती, चैता, फगुआ, होली सब सुनाता था और सब पर अच्छी जानकारी भी रखता था। पूरा वातावरण जैसे एक तेजमयी ऊर्जा से भर गया था। राय साहब के कमरे की मनहूसियत पहली बार परास्त होकर कमरे से बाहर चली गई थी। तभी इस दिव्य माहौल का आवरण तोड़ते हुए पायल उठी। ओ बोरिंग गाइज, आमी की जानी रे तोमार भोजपुरी, पायल ने झुंझलाहट में बांग्ला में कहा। आजी प्लीज़ आपको सुनाइए ना, प्लीज़ पायल जी प्लीज़। राय साहब एकदम पूरे बालहट वाले भाव से बोले। वो छोड़ो ना कृपा, यार मुझे यहाँ स्मोकिंग की स्मेल आ रही है, कोई पीता है क्या सिगरेट? पायल ने सबकी तरफ देखते हुए पूछा। सब समझ गए कि पायल को धुएं से प्रॉब्लम है, इसलिए वह सिगरेट से बचना चाह रही है। मनोहर ने ऐसा कुछ नहीं सोचा, सब ने मना कर दिया। यहाँ तो कोई नहीं पीता पायल जी, संतोष ने सबकी तरफ से कहा। ओह शिट, चलो मुझे अकेले पीना होगा। मनोहर तुम तो लो, पायल ने अपने बैग से 2 अल्ट्रा माइल्ड सिगरेट निकालते हुए कहा। वहाँ मौजूद सारे लोगों की आंखें खुली ही रह गईं। सब इतने हैरान थे जैसे बीच समुद्र में चूल्हा जला देख लिया हो। मैं लाइटर भूल गई, प्लीज़ कृपा थोड़ा माचिस ला दो यार, पायल ने कहा। राय साहब पहले तो हकबका गए, छाती पर हाथ रखा और फिर दौड़कर किचन से माचिस लेकर आए। उसे जला सीधे पायल के होठों के बीच घुसे सिगरेट में आग लगाई। उन्हें ऐसा फील हुआ जैसे फुलझड़ी में माचिस मारा हो। संतोष तो जैसे काट हो गया था। वह इतने अधिक हैरत में था जैसे उसने मुर्गे को शुतुरमुर्ग का अंडा देते हुए देख लिया हो। एक लड़की को सिगरेट पीते, वो भी अपने साथ, इतने नज़दीक से देखने का यह पहला मौका था। अब आप लोग से क्या छुपना छुपाना, मैडम बियर दारू भी पीती हैं, निकालिए कहाँ लुका कर रखे हैं। चलिए जल्दी से पिया खाया जाए, इनको जल्दी इनके कमरे पर भी छोड़ना होगा, मनोहर ने दर्द भरे नगमे की तरह कहा। वहाँ बैठा एक भी आदमी समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे क्या ना करे। गुरु की सारी बोल्डनेस और प्रगतिशीलता भी लजाकर बेड के एक कोने में दुबकी थी। भारत का इंग्लिश मीडियम भी कोना ही पकड़े था। विमलेंदु कुर्सी पर चुपचाप जा बैठा था। सबने आंखों आंखों में इशारा करके तय किया कि पायल को ही खिला पिलाकर भेज दिया जाए, तब बाकी लोग नॉर्मल होकर खाएंगे पिएंगे। राय साहब ने बेड के नीचे से बियर का कार्टन निकाला। अभी निकला ही था कि पायल ने एक खोलकर तुरंत गटक लिया, फिर वोदका मांगा और खुद पैक बना 3-4 पैक भी पी लिया। सब के सब चुपचाप उसे देख रहे थे। बस राय साहब चुकमुक बैठ उसके अनुसार बर्फ़ पानी का अनुपात मिला रहे थे। आधा घंटा पीने के बाद पायल ने जाने की इच्छा जताई। सब ने बिना एक पल गंवाए सहमति दे दी, सिवाय राय साहब के। राय साहब तो कल्पना कर रहे थे कि सब चले जाएं, बस पायल रह जाए। पायल ने जाते जाते राय साहब को स्पेशल थैंक्स बोला। राय साहब झट से एक डायरी उठा लाए और कहा, पायल जी इस पर अपना ऑटोग्राफ और अपना नंबर लिख दीजिए। इस बार चौंकने की बारी पायल की थी। उसने अपनी ज़िंदगी में नंबर मांगने का इतना अदबदार मध्यकालीन तरीका नहीं देखा था। उसने डायरी में अपना नंबर लिख दिया। नंबर लिखते ही भरत उचक्कर डायरी में लिखे नंबर को अपने मोबाइल में सेव करने लगा। मैडम मैं भरत हूँ, इंग्लिश मीडियम है मेरा, मैं कॉल करूँगा मैडम, भरत पीछे से चिल्लाया। पायल तब तक सीढ़ियों से उतर चुकी थी और शायद ही उसने भरत की आवाज़ सुनी थी। मनोहर और संतोष पायल को छोड़ने गए थे। संतोष रास्ते भर बस पीछे हट पायल को देखता रहा। उसने लड़की का ऐसा प्रकार पहली बार देखा था। ये लड़की बोल्ड नहीं, क्लीन बोल्ड है, संतोष ने सोचा। संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के फॉर्म आ चुके थे। पीटी का फॉर्म आना मुखर्जी नगर के विद्यार्थियों के लिए घोषणा की तरह होता था, जिसके बाद लोग पढ़ाई को लेकर गंभीर हो जाया करते थे। अपनी तैयारी को लेकर सावधान होने का यह पहला महत्वपूर्ण समय हो जाया करता था। बार बार पीटी फेल से लेकर इंटरव्यू देकर बैठे सब समान रूप से जी जान से पढ़ाई में जुट जाते थे। फॉर्म भरते ही लड़के अप्रवासी पंछी की तरह अपने वतन लौट जाते थे, यानी वे बत्रा प्रवास से वापस अपने कमरे और किताबों की ओर लौट जाते थे। बत्रा चौक पर चहल पहल केवल उन्हीं लोगों की रहती थी जो उस साल परीक्षा में नहीं बैठने वाले होते थे। इधर कोचिंग की दुनिया का भी फ्लेवर चेंज हो जाता था। जैसे मकर संक्रांति में दुकान पर स्पेशली तिलकुट और होलिया पर गुझिया का स्टॉल लग जाता है, वैसे पीटी आते ही अधिकतर कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ नाम की स्पेशल मिठाई लॉन्च हो जाया करती थी। कुछ लड़कों में पहले ही दिन फॉर्म भरने का ज़बरदस्त क्रेज होता था, जैसे शुक्रवार को लगी फिल्म का पहला शो देखने का होता है। मनोहर वैसे ही क्रेजी लोगों में से एक था।
उसने संतोष को फ़ोन लगाया और सीधे संघ लोक सेवा आयोग के मुख्य कार्यालय धौलपुर हाउस शाहजहांपुर रोड पहुंच गया। यहाँ आकर फॉर्म भरने में एक अलग तरह की फीलिंग आती थी। लड़के लड़कियों का यहाँ फॉर्म भरना और साथ में यूपीएससी की मुख्य इमारत दिखाते हुए यह कहना, यही इंटरव्यू होगा हम लोग का, यही मंजिल तक आना है, एक प्रेरणादायी प्रक्रिया थी। फॉर्म भरने के बाद वहीं बगल में फ्रूट चाट और पाव भाजी खाकर वापस कमरे पर अपनी तैयारी में जुट जाना या एक सेट फॉर्मेट था जो चलन में था। मनोहर और संतोष फॉर्म डालकर लौटने लगे, तभी पायल किसी लड़के के साथ फॉर्म भरती हुई दिखी। मनोहर ने उसे नहीं टोका। महीनों से दोनों के बीच बोलचाल बंद थी। वैसे मनोहर अब यह जान गया था कि पायल हर साल एक नए लड़के के साथ ही फॉर्म भरती है। पिछले साल वह मनोहर के ही साथ आई थी। संतोष ने भी पायल को देखा। संतोष मनोहर का दर्द समझ रहा था। मन को बहलाने के लिए वह इधर उधर की बातें करने लगा और दोनों वापस मुखर्जी नगर आ गए।